दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस केवीएस की हमारी ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है और बताना चाहूँगा कि आज जो है देखते हैं तो जो है करंट अफेयर्स के भी आपको क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज जो है नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन को। तो हमारे 1700 इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। आज 100 क्वेश्चन को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सामयिक विभाग में वह सप्ताह जिसमें सामयिक प्रकाशनों के मांगने में डाक विलंब होने के बाद ही सामयिक प्रकाशनों के क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ रॉन्ग है, अंकों के लिए वितरक को स्मरण पत्र भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। 1702 आ गया है, लेकिन 1702 नहीं, ये एक ही क्वेश्चन है। स्मरण पत्र जो भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे अनुग्रह सप्ताह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपत्रक प्रणाली यानी कि 3 कार्ड सिस्टम का विकास किसने किया था, तो ये सर रंगनाथन महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है, त्रिपत्रक प्रणाली का विकास रंगनाथन ने कब किया था, तो 1930 में किया था। अगला प्रश्न है, त्रिपत्रक प्रणाली का विकास रंगनाथन ने कहाँ किया था, तो मद्रास विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया था, तो पत्र पत्रिकाओं के नियंत्रण रखने एवं लेखा जोखा रखने के लिए। अगला प्रश्न है, पत्रक प्रणाली त्रिपत्रक प्रणाली कट गया है यहाँ पे, किससे संबंधित है, तो ये अवधि प्रकाशनों के रख रखाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस प्रणाली में रंगनाथन ने चेक कार्ड की तैयारी शुरू की, तो त्रिपत्रक कार्ड में। अगला प्रश्न है, त्रिपत्रक कार्ड ये पूछे भी जाते हैं बार बार में एक जो है पंजीकृत पत्र जांच पत्रक को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो अनुक्रमिक क्रम में किया जाता है। पंजीयन पत्रक और जांच पत्रक को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो अनुक्रमिक क्रम में किया जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपत्रक कार्ड में 3 कौन कौन से कार्ड होते हैं, तो पंजीयन कार्ड होता है, जांच पत्रक होता है और क्लासिफाइड इंडेक्स होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रतिवेदन जिसमें संक्षिप्त रूप से पुस्तकालय में क्रियाकलाप, उपलब्धियों, कार्यक्रम और भविष्य की योजनाओं हेतु विवरण प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो वार्षिक प्रतिवेदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाले 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो संग्रह, वित्त, कर्मचारी। अगला प्रश्न है, माध्यमिका मोड सांख्यिकी माध्यम क्या है, तो ये सांख्यिकी है। अगला प्रश्न है, कई बार कई पुस्तकों को अन्य निधानियों पर रख दिया जाता है, उसे वापस सही निधानी पर रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो निधानी परिशोधन या सेल्फ। अगला प्रश्न है, संघन उपकरण या कॉम्पैक्ट स्टोरेज का किसका उदाहरण है, तो भंडार उपकरण का है। अगला प्रश्न है, जिल्द बंदी यानी कि बैंडिंग जो है करने के लिए कौन सर्वप्रथम क्या किया जाता है, तो जिल्द परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण तथा चमड़े की जिल्द बंदी किस प्रकार के ग्रंथों पर की जाती है, यहाँ भी मिस्टेक है। जल्दी में समझ ही रहे हैं आप लोग कि टाइपिंग करना थोड़ा सा हिंदी आसान नहीं रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको इग्नोर कीजिएगा। ग्रंथों की जाती है तो संदर्भ ग्रंथों की जाती है। अगला प्रश्न है, दुर्लभ एवं बहुमूल्य सामग्री की सुरक्षा के लिए प्रमुख विधि कौन सी है, तो माइक्रो फीडिंग है। अगला प्रश्न है, भारत में जिल्दबंदी के लिए कौन सा मानक स्थापित किया गया तथा कब किया गया, तो IS 3050 1965।
अगला प्रश्न है, लेदर बुक बाइंडिंग के बारे में किस भारतीय मानक का वर्णन है? कौन सा है मतलब? IS 2660 1964। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने जिल्द साजी के लिए किस पुस्तक में श्रृंखला प्रक्रिया का रूप दिया? तो सोशल बिब्लियोग्राफी एंड फिजिकल बिब्लियोग्राफी फॉर लाइब्रेरीज में। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने जिल्दबंदी के लिए कितने जोड़ों की श्रृंखला दी है? तो 11 जोड़ों की। अगला प्रश्न है, सिलाई व खिंचाई किसके उदाहरण हैं? तो सूचना रीपैकेजिंग का। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में पदार्थों की जिल्दबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अस्थायीकरण करना है। अगला प्रश्न है, या टिकाऊपन करना है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय में ग्रंथ चयन किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो विश्वविद्यालय की पुस्तक चयन समिति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, PERT का पूरा नाम क्या है? तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अगला प्रश्न है, PERT यानी पर्ट क्या है? तो पुस्तकालय प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाली सांख्यिकी विधि है। अगला प्रश्न है, पर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1958 में। पर्ट की शुरुआत किसने की थी? US नेवी ने। अगला प्रश्न है, CPM का पूरा नाम क्या है? तो क्रिटिकल पाथ मेथड। अगला प्रश्न, CPM का विकास कब हुआ था? तो 1950 में। अगला प्रश्न है, CPM की स्थापना किसने की थी? तो डुपोट कंपनी के मोर्गन वालकर तथा रेमिंगटन रैंड के और हैं JE केली ने किया था। कभी कभी नाम भी पूछ देता है, इसलिए सबको एक साथ जो है मेंशन कर दिया है। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीकी यानी कि पर्ट और क्रिटिकल पाथ मेथड यानी कि CPM का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रबंधन के लिए। अगला प्रश्न है, पर्ट किसके समानार्थी है? तो CPM के। अगला प्रश्न है, पर्ट है तो ये नेटवर्क तकनीक है। अगला प्रश्न है, पर्ट विधि किसके लिए उपयोगी होती है? तो प्रणाली विश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, PCS का पूरा नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट कंट्रोल सिस्टम। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी से पुरानी एवं कभी कभी अप्रयुक्त पुस्तकों को निकाल दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो छंटनी या वीडिंग आउट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकों के आरक्षण के लिए बी स्पीकिंग शब्द का इस्तेमाल किसने किया? तो रंगनाथन ने किया है। अगला प्रश्न है, UGC के अनुसार एक कर्मचारी को एक दिन में कितने पुस्तकों को सूचीकृत करना चाहिए? तो 12 से 15 पुस्तकें। अगला प्रश्न है, फोटो निर्गम मशीन का पहला मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया? तो रेमिंगटन रैंड कॉरपोरेशन के द्वारा फोटो निर्गम मशीन का पहला मॉडल तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन अलग है और यहाँ से क्वेश्चन अलग है। कॉरपोरेशन के द्वारा फोटो निर्गम मशीन का पहला मॉडल किस वर्ष तैयार किया गया? तो 1947 में। अगला प्रश्न है, IBM परिचालन नियंत्रण पद्धति में सुधार किसने किया था? तो जॉर्ज W. यंग ने। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सामग्री जो पुस्तकालय में दर्ज है कि वास्तविक जांच करना क्या कहलाता है? तो भंडार सत्यापन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिन प्रकाशकों के द्वारा व्यापारिक कार्यों के लिए ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो व्यापारिक ग्रंथ सूची कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की व्यापारिक ग्रंथ सूची का नाम क्या है? तो इंडियन बुक इन प्रिंट। अगला प्रश्न है, INB 1964 के बाद आवृत्ति क्या हो गई थी? तो ये मासिक हो गई थी। अगला प्रश्न है, INB का प्रकाशन वर्तमान में कौन कर रहा है? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार रंगनाथन के ग्रंथमाला के संस्थापक के नाम को मेन एंट्री में किस अनुच्छेद से दर्शाते हैं? तो टिप्पणी अनुच्छेद से। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार
किसी पुस्तक में संपादक है तो उसकी एंट्री किसके अंतर्गत बनेगी? तो प्रथम संपादक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार किस प्रकार की एंट्री के शीर्षक में आख्या का प्रयोग होगा? तो सामयिक प्रकाशन प्रविष्टि। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार टाइटल पेज पर दो सलेखक दिए गए हों तो शीर्षक किससे बनेगा? तो दोनों लेखकों से। अगला प्रश्न है, किस कैटलॉग कोड में संकेतन अनुभाग यानी कि मेन एंट्री मुख्य संलेख के पीछे भाग में लिखा जाता है? तो ट्रिपल सी में। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के संशोधित नियमों के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के कितने भाग होते हैं? तो 7 अनुच्छेद होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मेन एंट्री के कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 6 होते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, उसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि यूनेस्को द्वारा नवीनतम लाइब्रेरी मैनिफेस्ट किस महीने में और किस तारीख को और किस साल को लागू किया गया? ध्यान दीजिएगा, नवीनतम पूछ रहा हूँ, यूनेस्को का लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में काल नंबर को किससे लिखते हैं? तो पेंसिल से। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में एक जैसी 2 या 2 संस्था दी गई हो तो उसको किस प्रकार दर्शाते हैं? तो उसे स्थान का नाम जोड़कर। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में CRE यानी कि क्रॉस रेफरेंस एंट्री को कहाँ दर्शाया जाता है? तो ट्रेसिंग बोर्ड में और ऊपर। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग के अनुसार शासन के विभिन्न अंगों को किस शीर्षक के तहत कॉमा के द्वारा अलग दर्शाया जाता है? तो बहुविधि संश्लिष्ट शीर्षक। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में रंगनाथन के अनुसार सहायक प्रविष्टियों के कितने प्रकार होते हैं? तो 4। दोस्तों, करंट अफेयर्स की वीडियो भी देखना नहीं भूलिएगा, जैसे ही आएगी अपलोड कर दी जाएगी चैनल पे, जो कि केंद्रीय विद्यालय के लिए रहेगा। पूरे 1 साल का उसमें आपको वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा 28 फरवरी तक का, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में संकेतन अनुच्छेद कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भागों में। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार ऐसे प्रकाशन जो किसी मृत व्यक्ति के सम्मान में प्रकाशित किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो स्मरणोत्सव। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग के अनुसार ऐसे प्रकाशन जो किसी जीवित व्यक्ति के सम्मान में प्रकाशित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिनंदन। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कैटलॉग के अनुसार मेन एंट्री कार्ड के बैक साइड में यानी संकेतन में काल्पनिक रूप से कितने भागों में विभक्त है? तो 2। अगला प्रश्न है, अनुवर्ग सूची में कितने प्रकार की ग्रंथ निर्देशित प्रविष्टियां बनाई जाती हैं? तो 4। अगला प्रश्न है, AACR 1 कब आया? तो 1967 में। अगला प्रश्न है, डेसी डाक बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो डेसी डाक। अगला प्रश्न है, RD डाइजेस्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो डेसी डाक। अगला प्रश्न है, RD डाइजेस्ट की आवृत्ति क्या है? तो ये द्विमासिक है। अगला प्रश्न है, RD बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो डेसी डाक। अगला प्रश्न है, DRDO न्यूज़ लेटर का प्रकाशन कौन करता है? तो DRDO। अगला प्रश्न है, DRDO न्यूज़ लेटर की आवृत्ति क्या है? द्विमासिक है। अगला प्रश्न है, DRDO की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? माफ़ कीजिए, डेसी डॉग की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो DRDO की। अगला प्रश्न है, डेसी डॉग का पैतृक संगठन कौन सा है? तो DRDO। अगला प्रश्न है, DRDO की किन्हीं 3 पत्रिकाओं के नाम बताइए? तो डिफेंस साइंस जनरल, डिफेंस लाइफ साइंस जनरल, डेसी डॉग जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? तो बलस से मूल विज्ञानम। अगला प्रश्न है, DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। अगला प्रश्न है, इनिस का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, इनिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1969-70 में। अगला प्रश्न है, इनिस की स्थापना किसने की थी? तो IAEA ने।
अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के लिए शांतिपूर्ण उपयोग पर वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो इनिस्की की गई। अगला प्रश्न है, भारत में इनिस का समन्वय केंद्र है? तो बार्क। अगला प्रश्न है, एटम इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो बार्क। अगला प्रश्न है, IAEA का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगला प्रश्न है, IAEA की स्थापना कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1957 को। अगला प्रश्न है, IAEA क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगला प्रश्न है, IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। अगला प्रश्न है, बार्क का पूरा नाम क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है, बार्क का निर्देशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। ये करंट है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। ये करंट है, जितने भी करंट के क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं आपको प्रोवाइड कराने के लिए बोला हूँ और एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करवा दूँगा। अगला प्रश्न है, बार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पुणे में। अगला प्रश्न है, बार्क का संस्थापक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 1954 को। अगला प्रश्न है, कृषि संबंधित सूचना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान हो सके इसके लिए किसकी स्थापना की गई? तो एग्रिस की। अगला प्रश्न है, एग्रिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में। अगला प्रश्न है, एग्रिस कब अस्तित्व में आया? तो 1975 में। अगला प्रश्न है, एग्रिस का प्रयोजक कौन है? तो FAO। अगला प्रश्न है, एग्रिस का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। अगला प्रश्न, एग्रिस इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो एग्रिस करता है। अगला प्रश्न है, एग्रिस इंडेक्स का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1973 से। अगला प्रश्न है, एग्री इंडेक्स की आवृत्ति क्या है? तो मासिक है। तो दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कल जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। करंट अफेयर्स की सीरीज़ देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।